अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जैसा कि मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी अपने चैनल पर, जिसमें मैंने इंटरव्यू फॉर्म जो कि फ़िज़िकल टेस्ट के बाद जो कि आपसे इंटरव्यू फॉर्म फिल करवाया जाता है, उसमें जो चेंजिंग हुई थी उसको कैसे फिल करना है, कैसे फिल नहीं करना, क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने अपनी इस वीडियो में दे दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियो लाजमी से देख लें। और आज की इस वीडियो का मेरा मकसद, जैसा कि आपने देख लिया होगा, अपना मेरा थंबनेल भी देख लिया होगा कि मेरा इंटरव्यू था रावलपिंडी सेंटर में 20 जून को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रिकमेंड हो चुका है। तो सॉरी फॉर डैट कि मुझे वीडियो बनाने में इतना टाइम लग गया है कि असल में वो थोड़ी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी थी ISSB के लिए, तो बस उधर ही बिज़ी रहा। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा चले आज वीडियो बना देता हूँ। तो बात कर लेते हैं कि ISSB सॉरी इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई, मैंने उसका कैसे रिप्लाई किया, आपने उसका कैसे रिप्लाई करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो फिर आपने उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हुआ ये कि रावलपिंडी सेंटर में वैसे दो बैच में दो लोग होते थे, एक कर्नल होता था और एक होता था साइकोलॉजिस्ट, जो कि मेजर होता था आई थिंक सो, या कैप्टन होता था सॉरी। तो उसके लिए ये था कि फिर इस बार उन्होंने दो कैप्टन थे जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, एज ए साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे थे, और एक कर्नल था जो कि एज अ इंटरव्यूअर काम कर रहा था। जो दो कैप्टन थे इस बार साइकोलॉजिस्ट, उसमें थे एक लेडी साइकोलॉजिस्ट थी कैप्टन डॉक्टर, और एक मेल था। तो इस बार ये चेंजिंग हुई है इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता, जब मैं रूम में इंटर हुआ हूँ, मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा अपने रूम में कैसे इंटर होना है, क्या उसका सिनेरियो क्या कुछ होता है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। तो हुआ है कि जब मैं रूम में इंटर हुआ तो आगे मेरे सामने कर्नल बैठा हुआ था और लेडी साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई थी, कैप्टन डॉक्टर बैठी हुई थी। तो उस बार जो मेल था ना कैप्टन डॉक्टर, वो उस टाइम अंदर नहीं था, वो बाहर था। तो जब मैं इंटर हुआ तो वो दोनों आपस में बातें लगे हुए थे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या करूँ, अगर मैंने इनको सलाम ना दिया, सलाम आपने मास्क देना है जाते साथ, अगर मैंने इनको सलाम ना दिया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। अगर मैंने सलाम दे दिया तो ये तो सुन ही नहीं रहे मुझे, फिर मेरा सलाम देने का फ़ायदा क्या। बहरहाल मैंने उनको सलाम किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी जाते साथ जो मेरी नज़र पड़ी कर्नल पर, और जो उसके साथ बैठी हुई लेडी साइकोलॉजिस्ट, उसको मैंने सिर्फ एक बार ही देखा है जब मैं इंटर हो रहा था, बस। उसके बाद मैं पूरे इंटरव्यू में उसको मैंने नहीं देखा। तो हुआ ये कि जब मैं इंटर हुआ, मैंने उनको सलाम दिया, 3 से 4 सेकंड के बाद कैप्टन ने मुझे सॉरी कर्नल ने मुझे कहा कि वालेकुम सलाम, हैव अ सीट। तो जब मैं सीट पर बैठा तो मैंने उनको कहा थैंक यू सो मच सर। उसके बाद फिर मेरा कंप्लीट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उस इंटरव्यू में क्या था बेसिकली कि सबसे पहले मुझसे पूछता है कि आपका क्या नाम है। असल में हुआ ये है कि मेरा आधा इंटरव्यू उर्दू में हुआ, कुछ सवाल उर्दू में हुए, कुछ क्वेश्चनिंग जो है वो इंग्लिश में हुई है। तो मुझे कहता है कि आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद कहता है कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। असल में जो था ना इंटरव्यू फॉर्म में अपने फादर का ऑक्यूपेशन मैंने लिखा हुआ था कि बिजनेस करते हैं, यानी कि शॉपकीपर हैं। तो वहाँ पे गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि वो जॉब करते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इंटरव्यू फॉर्म में लिखा हुआ था कि बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है। तो जब उसने मुझे पूछा कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैंने बोल दिया जल्दी में कि वो जॉब करते हैं। तो उसने फिर दोबारा से इंटरव्यू फॉर्म में देखा और फिर मुझे देख रहा, कहता है कि आपने इंटरव्यू फॉर्म में तो लिखा हुआ है कि वो बिजनेसमैन है, तो आप बता रहे हैं वो जॉब करते हैं। फिर मैंने उस बात को टैकल करने के लिए मैंने कहा सर एक्चुअली वो पहले टीचर थे, जॉब करते थे प्राइवेट, तो अभी अभी वो रिसेंटली अभी वापस हैं, तो अभी हमने अपना काम स्टार्ट किया है, तो वो इसलिए वो मैंने तो शॉपकीपर लिखा है। तो आगे से कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद कहते हैं नहीं मदर का ऑक्यूपेशन बता। फिर मैंने मदर का ऑक्यूपेशन बताया। फिर हमारी जो क्वेश्चनिंग है वो स्टार्ट हो गई। मुझे कहते हैं कि अच्छा बताओ कि येलो सी किधर है। येलो सी मुझे पता था चाइना में है, तो मैंने बता दिया चाइना में है। कहता है ओके। उसके बाद बात आती है, उसने मुझे कहा है जी कि वेयर इज़ ब्लैक सी, इंग्लिश में पूछता है वेयर इज़ ब्लैक सी। मैंने कहा है कि मैंने 3 से 4 सेकंड सोचा, नहीं समझ आई, नहीं आता था। मैंने कहा सॉरी सर। कहता है इट्स ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि मैथ का क्वेश्चन था, मुझे याद है। कहता है कि 5% ऑफ 900 ऐसा था, या 9% ऑफ 500, कुछ ऐसा ही था। तो परसेंटेज वाला था, तो उसका मुझे आता था, मैंने बता दिया। कहता है ओके। उसके बाद मुझसे पूछता है कि
अच्छा, बताएं कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था, ना मैंने उसका वाइस प्रेसिडेंट प्रिपेयर किया था। तो मैंने उससे पूछा ऐसा प्रेसिडेंट, कहता है नहीं वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा सॉरी सर। कहता है ओके। उसके बाद मुझसे पूछता है कि बांग्लादेश की करेंसी बताओ क्या है। बांग्लादेश की करेंसी मुझे आती थी टका, वो मैंने बता दी। उसके बाद फिर मुझसे दो क्वेश्चन उसने और किए। एक था कि ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमानों ने शिरकत की थी, तो वो मैंने बताए। और उसके बाद मुझसे कहता है कि कितने मुसलमान शहीद हुए थे उसमें। तो शहीद जो उसमें हुए थे आई थिंक 14-15 के करीब हुए थे, लेकिन मैंने उस टाइम उसको कहा 70। लेकिन मैं अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट था। उसने दोबारा मुझसे पूछा कितने शहीद हुए थे, मैंने कहा 70। कहता है कि बहुत ज़्यादा नहीं बता दिए। मेरे पास चेहरे पर किसी मुस्कुराहट थी, मैं चुप बैठा है, मैं कुछ भी नहीं उसके बारे में बोला। उसके बाद कहता है ओके। उसके बाद उसने मुझे एक टॉपिक दिया, कहता है कि इस पर इंग्लिश में आपने 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा ओके सर। साथ में फिर लेडी साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई थी, वो कहती है कि इंग्लिश में आपने बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। मुझे जो टॉपिक मिला था वो मिला था कि रोल ऑफ करेज इन अवर लाइफ। यार यकीन करो, मैंने इतनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसको वो टॉपिक बताया है, बयान किया ना, कि मैं यानी कि बोलना कुछ और चाह रहा था, लेकिन जो इंग्लिश मेरे मुंह से उस टाइम निकल रही थी वो इतनी कोई अजीब निकल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यह है कि मैं बोलता रहा, मैं चुप नहीं रहा। बट ये हुआ है कि जब मैं 20 से 30 सेकंड बोला हूँ तो मुझे आगे से कर्नल कहता है कि रंगीन की नज़र से देख रहा था, बट मुझे वो कहता है कि इट्स ओके। फिर उसने दोबारा नीचे देखना पड़ा, फॉर्म पड़े हुए थे, उसी तरफ देख के इतना आहिस्ता बोला मुझे समझ नहीं आई। कहता है ओके यू मे गो नाउ। उसने मुझे ये बात किया ओके यू मे गो नाउ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, इतना आहिस्ता उसने बोला है। तो मैं बैठा रहा। हालांकि उधर वहाँ से फिर दरवाजे से इंटर हुआ, जो कैप्टन डॉक्टर ना साइकोलॉजिस्ट, वो इंटर हुए तो मुझे कहते हैं कि ओके बेटा आप जा सकते हैं। मैंने कहा ओके सर थैंक यू सो मच। मैं उठा, फिर मैंने उनको नोट किया, मेरे चेयर से उठने से लेकर मेरे टर्न करने तक, दरवाज़ा ओपन करने से लेकर दरवाज़ा बंद करने तक, वो तीनों मुझे डिटेल से नोट करते रहे, पूरे तीनों। ठीक है, कर्नल भी और जो दो कैप्टन डॉक्टर थे साइकोलॉजिस्ट वो भी, तो मुझे डिटेल से नोट करते रहे। हालांकि मुझे तकरीबन कोई शक व शुबा था कि मुझे नॉट रिकमेंड ही किया जाएगा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकमेंड हो चुका था। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बैच में कितने लड़के थे, कितने सेलेक्ट हुए हैं, कितने नॉट रिकमेंड हुए हैं। तो हमारे बैच में एक्चुअली हुआ यह कि हमारे बैच में 12 लड़के थे, और हमारे साथ वाला जो बैच था, जहाँ मतलब हम दोनों बैचेस का दोनों बैचेस के कैंडिडेट्स का इकट्ठा इंटरव्यू हुआ था। तो जो अब मैं दोनों बैचेस का इकट्ठा मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन हमारे 30 से 35 कैंडिडेट्स है दोनों बैचेस के मिलाकर, जिसमें से सिर्फ 9 कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं। 30-35 में से 9 रिकमेंड हुए हैं, बाकी सारे नेट रिकमेंड हुए हैं। और अगर मैं अलग-अलग बताऊँ अलग-अलग, तो हमारा जो ग्रुप था ना वो 12 लड़कों का था, जिसमें से 6 लड़के 6 लड़के रिकमेंड हुए हैं और 6 नॉट रिकमेंड। और जो हमारे साथ वाला ग्रुप था उसमें तकरीबन 20 से 25 कैंडिडेट थे, जिसमें से सिर्फ 3 कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं, बाकी सारे कैंडिडेट नॉट रिकमेंड हुए हैं। तो रेशियो देख लें आप इतनी है यार। आपका काम है बस मेहनत करना, मेहनत करो, आगे फल जो है वो अल्लाह पाक पर छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, प्रैक्टिस करो। अब बात कर लेते हैं कि हमें जो ऐसे के लिए टॉपिक मिले थे वो कौन से टॉपिक थे। तो हमें ऐसे के लिए 2 टॉपिक मिले थे। इंग्लिश में हमें मिला था माई सेल्फ, और उर्दू में हमें मिला था मेरा पसंदीदा खेल। ये मैं मानता हूँ कि बहुत ईजी टॉपिक थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे। तो इंग्लिश में माई सेल्फ था और उर्दू में था मेरा पसंदीदा खेल। ठीक है, तो उनको हमने लिखना था तकरीबन। असल में मैं जब गया ना उस टाइम बारिश लगी हुई थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं 10 बजे का टाइम मिला था, मैं 10:30 बजे सेंटर में इन हुआ था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे वो जो शीट्स देते हैं, कहते हैं बैठ के ऐसे लिखें। उन्होंने मुझे शीट दी, कहते हैं ये 2 टॉपिक हैं, ये बस बैठ के लिखें। बताया कोई नहीं है उन्होंने कितने लाइन्स का लिखना है, कितना टाइम है। बाद जब लिख चुके तो मैं वापस कर देना। ठीक है, तो हुआ ये कि मैं बैठ के लिखने लगा। तो मैंने हमेशा की तरह जैसा कि होता है 10 से 12 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, तो मैंने 10 से 12 दोनों उनकी लिखी, ऐसे इसकी लाइन्स लिखी। ठीक है, 10 से 12। तो फिर हुआ ये कि मैंने उनको वापस कर दी शीट। तो मेरे तक आधे घंटे के बाद जो कैंडिडेट है उनको उन्होंने शीट दी, और उनको कहते हैं जी आपने लिखनी है तकरीबन आपने 20 से 25 लाइनें हर ऐसे की लिखनी है, 20 से 25। तो मुझे पता कोई नहीं था, मैं शीट भी उस टाइम दे चुका था, मैं अभी वापस भी नहीं ले सकता था। मैं टोटल 10 से 12 लाइन्स ही लिखी थी।
खैर उस टाइम वो थोड़ा सा मुझे उस टाइम कंफ्यूज कर रहा था बहुत सा, और ऊपर नाम और रोल नंबर लिखना पड़ता है, वो मैं भूल गया था ऐसे लिखते वक्त नाम रोल नंबर लिखना, वो भी मैंने कोई नहीं था लिखा। अब लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हो गया था। अब बात कर लेते हैं जी मेन चीज़ इंटरव्यू में क्या चेक की जाती है और आपको इसको कैसे टैकल करना चाहिए। सबसे पहली बात, मेहनत करें जनरल नॉलेज पर और करंट अफेयर्स पर मेन चीज़ जो है वो फोकस रखें। और कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, उस पर आपने लाजमी से फोकस करना है। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स ये सब कंट्रीज़ के, खासतौर पर जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना उनके तो आपको पता ही पता होना चाहिए, लेकिन बाकी तकरीबन सब कंट्रीज़ के आपको प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स याद होने चाहिए। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स का आपको पता होना चाहिए, कितने सीज़ हैं, सॉरी ओशंस कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने सूबे हैं और यानी कि हर सूबे में कितने दरिया आते हैं, ठीक है, और हर सूबे की कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कितनी तहसील्स हैं। और हाँ, एक और मेन चीज़ जो याद रखनी है आपने कि आपके गाँव से सेंटर तक का फासला और कितना किलोमीटर बनता है और वहाँ से आपको जाते हो कितना टाइम लगता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम टाइम ये होता है, पूछ लिया जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। टिप्स ट्रिक्स तो यार इसमें कुछ भी नहीं है, बस मेहनत करो और आगे अल्लाह पर छोड़ दो। टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंट, यार आपने आई कांटेक्ट उनसे बिल्कुल मेंटेन रखना है, अपना बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी आपका आई कांटेक्ट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। पहली चीज़ कॉन्फिडेंट रहना है, जो आंसर देना है बेशक आपको नहीं ना आता तो आप बोलो जी नहीं आता, सॉरी सर, बस सिंपली सॉरी सर कह दो। हल्की सी स्माइल, बिल्कुल हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर रखो ताकि उन्हें पता चले कि बच्चा कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। हल्की सी स्माइल चेहरे पर रखो, बोलो सॉरी सर, इट्स ओके, कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब के हाँ, अगर वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मुझसे उन्होंने जब क्वेश्चन किए थे ना, जो ही मैं उसका आंसर करता था उसी के विद इन 1 सेकंड वो मुझसे अगला क्वेश्चन कर देते थे। जो ही मैं उसका आंसर करता था विद इन 1 सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते थे, वो बिल्कुल टाइम नहीं थे लेते। तो ये आपने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, लेकिन आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स मूड में जाएं और इंटरव्यू दें, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाँ, ये तो एक हो गया मेन चीज़ के कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, आई कांटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए। और एक और बात, आर्मी वाले ISSB में किन कैंडिडेट्स को लेकर जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि होता असल में ये है कि जो ISSB में जाकर सारा खर्चा होता है, रहने का, बिजली का भी खर्चा होता है, ज़ाहिर बात है, रहने का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है। ISSB के 4 दिन आपको तो रहना पड़ता है, वो जो 4 दिन का जो खर्चा होता है वो आर्मी वाले करते हैं, ठीक है। वो कैंडिडेट से उसके इनके खर्चे के पैसे नहीं लिए जाते, वो सारा खर्चा कौन करती है, GHQ करती है, ISSB वाले करते हैं, आर्मी वाले करते हैं, ठीक हो गया। तो वो जब सारा खर्चा करते हैं तो वो कहते हैं हम ऐसे कैंडिडेट्स को आगे सिलेक्ट करके, ऐसे कैंडिडेट्स को लाखों में से ऐसे कैंडिडेट्स को हम सिलेक्ट करके आगे लेकर जाएं ISSB में जिनमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उन पर इतना खर्चा कर रहे हैं तो हमें पता तो हो ना जी कि ये कैंडिडेट आगे चल के हमारा साथ दे सकता है, ये कैंडिडेट हमारी उम्मीदों पर पूरा उतर सकता है। तो ये ऐसे कैंडिडेट को आगे लेकर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब ज़ाहिर बात है जब खर्चा करते हैं कैंडिडेट पर तो फिर कैंडिडेट से कुछ वो अपने आउटपुट भी यानी कि लेने के लिए कैंडिडेट को आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट को लेकर जाते हैं जिस पर उनको हो कि ये कैंडिडेट कुछ ना कुछ कर लेगा। अब हम बात करते हैं जनाब के हाँ, जो वो एक टॉपिक देते हैं बोलने के लिए, यार जितनी गंदी मेरी इंग्लिश थी ना जब मैं वो टॉपिक बोल रहा था, इतनी शायद किसी की हो, यकीन करो। बस जो आपको टॉपिक मिले उनकी आंखों में देखकर 2 से 3 सेकंड सोचो, बस बोलना शुरू कर दो। जैसी इंग्लिश आती है, टूटी आती है, फूटी आती है, टूटी फूटी जैसी इंग्लिश आती है ना, बस बोल दो, कुछ भी नहीं होता। वो मेन चीज़ आपको कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, आई कॉन्टैक्ट चेक कर रहे होते हैं, और इसके साथ वो चेक कर रहे होते हैं कि ये कैंडिडेट बोलने के काबिल है या नहीं। अगर हम इसको आगे ISSB में लेकर जाएंगे, जैसे कि कमांड टास्क वगैरह होते हैं, लेक्चरर टॉपिक्स होते हैं ISSB में, तो उसमें जब कैंडिडेट्स को बोलने का मौका दिया जाता है तो अगर कैंडिडेट इधर नहीं बोल पा रहा तो वो उधर जाकर क्या बोलेगा। अगर आप यहाँ पे बोल लेते हैं तो फिर आपके जो रिकमेंडेशन के चांसेस हैं वो कुछ हद तक ठीक मतलब हाई हो जाते हैं। तो ये थी जी मेन चीज़, जो आपको टॉपिक दे उस पर चुप बिल्कुल नहीं बैठना, 3 से 4 सेकंड सोचें उसके बारे में, देन बोलना स्टार्ट कर दें। जब थोड़ा बहुत बोलते हैं ना 20 से 30 या 40 सेकंड, तो वो आपको खुद ही कह देते हैं ओके स्टॉप। तो ज़्यादा नहीं बुलवाते, बस ये है कि हमें मेन चीज़ कॉन्फिडेंस है,
और बस कॉन्फिडेंस है, कुछ भी नहीं है। बाकी रिकमेंडेशन रेशियो मैंने आपको बता दी। बाकी ये है कि यार बस प्रिपरेशन करो और इंटरव्यू दो, बाकी अल्लाह पाक को छोड़ दो, इसका रिजल्ट जो होगा देखा जाए। मैं अपना बताता हूँ, मेन चीज़ यार ये है कि गिव अप आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल आपने गिव अप नहीं करना। मेरा एक दोस्त था, वो कल इंटरव्यू दे के आया है, तो वो नॉट रिकमेंड हो गया था रावलपिंडी सेंटर से ही। तो मैंने उससे बात किया, उसने अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया था, उसको टॉपिक भी बड़ा ईजी मिला था, वो कहता है लेकिन मुझे टॉपिक वो बोला नहीं आया। तो ये है कि उसको मैंने कहा कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना। तो वो कहता है कि बस मैं अब थक गया हूँ, फेल हो कर। तो यार बात असल में ये है, अब देखें मैं 147 से अप्लाई कर रहा हूँ और अभी जाकर मुझे रिकमेंडेशन लेटर मिला है। सिर्फ इस एक लेटर के लिए मैंने 1.5 से 2 साल मेहनत की है। अब आप खुद हिसाब लगा लें। PMA लॉन्ग कोर्स 147 में मैंने अप्लाई किया था, एकेडमिक में रह गया था। PMA 148 में मैं इनिशियल इंटरव्यू से नॉट रिकमेंड था। PMA 149 में भी मैं इनिशियल इंटरव्यू से नॉट रिकमेंड था। एंड फाइनली अब PMA 150 से मैं रिकमेंड हो गया हूँ फॉर SSB। तो यह यार फॉरगिव नहीं करना और बस मेहनत करो। यार फेल जो होता है ना, कुछ भी नहीं होता। फेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का ये मतलब अगर पॉजिटिव थिंक में लें, पॉजिटिव माइंड से लें, तो ये बनता है कि यानी कि जो लर्निंग की जो पहली सीढ़ी होती है वो फेल होती है। ठीक है, तो बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी ISSB में कामयाब करे। और बाकी आपका भी जो कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका लाजमी से रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।